हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने तैयारी में मस्त होंगे और जोरदार तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं झारखंड फील्ड वर्कर का प्रैक्टिस सेट 5 लेके आए हैं, जिसमें से कुल 110 क्वेश्चन रहेंगे और यह आपका टॉपिक वाइज होने वाली है। जिस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछी जाएगी पेपर 3 में, उसी प्रकार से लाए गए हैं, जिसमें से 40 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के, झारखंड जीके के 50 क्वेश्चन है और सामान्य विज्ञान के 20 क्वेश्चन है। कुल मिलाकर के आपका 110 क्वेश्चन है। तो आप लोग 110 में आप लोग कितना सही कीजिएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों के डिमांड के अकॉर्डिंग सारा लाए गए हैं, टॉपिक वाइज लाए गए हैं। आप लोग डिमांड कर रहे थे कि सर टॉपिक वाइज लाइए, जिसमें मतलब कि तीनों चीज़ कवर हो जाए। ठीक है, तो आप लोग के डिमांड के अकॉर्डिंग लाए गए हैं और बिना ऑप्शन को, मतलब कि सभी ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ क्वेश्चन को जानेंगे और उसके आंसर को जानेंगे। इसलिए आप लोग भी साथ साथ कमेंट करते जाइएगा। आप लोग बिल्कुल भी लाइक और कमेंट नहीं करते हैं, कम से कम आप लोग लाइक कर दीजिए अभी जा करके। ठीक है, ताकि लाइक करते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और कमेंट करते हैं तो ठीक है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इससे पहले बता देना चाहते हैं, यदि आप नोट्स चाहते हैं तो आपको नोट्स के लिए क्या करने होंगे। यदि आप विदाउट आंसर चाहते हैं तो आपको कहाँ पर मिलेंगे, तो व्हाट्सएप ग्रुप पर या फिर टेलीग्राम लिंक पर मिलेंगे। ठीक है, टेलीग्राम के चैनल पर मिलेंगे। दोनों में से आप लोग कहीं भी जाकर के ज्वाइन हो सकते हैं। दोनों का लिंक दिया हुआ है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और यदि आप आंसर के साथ चाहते हैं, आप जिसका भी चाहते हैं, सामान्य अध्ययन हो गया, झारखंड जीके का चाहते हैं, या फिर साइंस का चाहते हैं, या फिर आप हिंदी पेपर 2 का चाहते हैं। ठीक है, यदि आप पेपर 2 में हिंदी रखे हैं तो उसमें आपको क्षितिज भाग 2, कृतिका भाग 2, हिंदी व्याकरण, आप किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स चाहते हैं तो आप परचेज कर सकते हैं। बहुत कम प्राइस रखी गई है, लगभग 25-30 रुपया, 50 रुपया करके रखी गई है। तो आप लोग इसको आसानी से परचेज कर सकते हैं और अपने तैयारी को जोरदार तरीके से कर सकते हैं। उसके लिए क्या करने होंगे, तो उसके लिए आपको व्हाट्सअप में मैसेज करने होंगे। व्हाट्सअप नंबर वीडियो के नीचे ही देख सकते हैं कि दिए होंगे, वीडियो के नीचे पे, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को गवाए हुए। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं सामान्य अध्ययन के 40 क्वेश्चन, उसके बाद करेंगे झारखंड जीके के 50 क्वेश्चन, फिर करेंगे सामान्य विज्ञान के 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपके टॉपिक वाइज है। तो सबसे पहला क्वेश्चन में क्या कहा गया है सामान्य अध्ययन का, कि गोपाल दास का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है। तो इसका सही आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पखावज से है गोपाल दास का संबंध। ठीक है, तो इसको आप लोग याद जरूर रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी लाए जाते हैं सारा आपका प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, जितने भी अभी तक एग्जाम हुए हैं झारखंड में, सभी को आपको इसी प्रकार से लाए गए हैं उसी को। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन करवाए जाएंगे सारा इंपॉर्टेंट है, सारा को आप लोग एक बार देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि सौरभ तिवारी का संबंध किस खेल से है। तो इसका सही आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निशानेबाजी, निशानेबाजी से संबंध है सौरभ तिवारी का। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि खरोष्टी लिपि कि मतलब कि कैसे लिखी जाती है, खरोष्टी लिपि कैसे लिखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है खरोष्टी लिपि। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरपर्सन को कौन नियुक्त करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कौन नियुक्त करते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि यूनान की मुद्रा है। तो यूनान की मुद्रा क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ड्राचमा। यह पहले का था, ठीक है, लेकिन अब इसको चेंज कर दिए गए हैं और यहाँ यूनान के मुद्रा कर दिए गए हैं यूरो को। तो इसको आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है। तो इसका सही आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शक संवत पर भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है वह आधारित है, शक संवत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर के प्रस्ताव पारित किया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, यानी कि 1936 ईस्वी में। यदि आप लोग आंसर चाहते हैं तो साथ साथ भी आप लोग मतलब कि कमेंट करके बता सकते हैं कि ठीक है, जैसे कि 7 का ए बी, इस प्रकार से आप लोग करके बता सकते हैं, ताकि उसको यदि आप कमेंट करते हैं तो वह चीज़ आपके दिमाग में छप जाती है। ठीक है, कि आप लोग इस प्रकार से उस क्वेश्चन का आंसर किए थे, इसलिए आप लोग जरूर से जरूर कमेंट करने का कोशिश कीजिए। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव
किसने रखा था? इसका सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि जवाहरलाल नेहरू रखे। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि भारत की राजभाषा क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर वन यानी कि हिंदी। हिंदी भाषा जो है वह भारत की राज्य भाषा है यानी कि राष्ट्रीय भाषा है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि गांधीवादी समाजवाद किस राजनीतिक दल की औपचारिक मतलब कि वैचारिक नारा है? तो इसका सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि भाजपा के है गांधीवादी समाजवाद नारा है। ठीक है, वैचारिक नारा, इसको आप लोग याद जरूर रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह एग्जाम में पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि दल बदल विरोधी कानून यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 52वां संविधान संशोधन है। जितने भी क्वेश्चन आपके मतलब कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं और यह आपका सारा सिलेबस के अकॉर्डिंग लिए गए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि सभी आपके जितने भी सिलेबस में आपका जो जो भी ऐड रहते हैं सारा चीज़ को लाए जाते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग के मतलब कि बोल सकते हैं कि यह न्यू पैटर्न पर आधारित सभी प्रश्न होते हैं। ठीक है, और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, चाहे जो भी कर सकते हैं आप लोग कीजिए, लेकिन एक बार जाकर के आप लोग जरूर से जरूर टेस्ट लगाइएगा कि आप लोग कितना सही कर पा रहे हैं, कि क्वेश्चन में फंस रहे हैं, उसको आप लोग को पता चल जाएगा। इसीलिए आपको क्या करने होंगे, तो आपको जाकर नोट्स को आप लोग डाउनलोड कीजिएगा टेलीग्राम चैनल से या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से, दोनों में से आप जहाँ ज्वाइन करेंगे वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एक बार जाकर के टेस्ट लगाइएगा, जहाँ पर फंसिएगा वहाँ पे फिर जाकर के अपना वीडियो को देख सकते हैं, इससे आपको पता चलेगा कि आप किस लेवल पे है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है, तो क्या होता है प्रधान लक्ष्य? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण होता है पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि 73वें संविधान का संबंध किससे है? तो 73वें संविधान, यहाँ पे संविधान संशोधन होगा। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि पंचायती राज अधिनियम से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि बंद अर्थव्यवस्था, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो क्लोज्ड इकोनॉमी, वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न तो आयात होता है और न ही निर्यात होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 54% जो है वह भारत में कुल श्रम शक्ति का लगभग 54% भाग जो है वह कृषि कार्य में लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय खनिज नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या है? किस वर्ष की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1992 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी किस्म की गेहूं की HYV नहीं है? तो कौन सी नहीं है आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि रत्ना। रत्ना जो है वह गेहूं के HYV, ठीक है, HYV से नहीं संबंध रखता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है, तो कहाँ से किए जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा की जाती है न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, तो इसको आप लोग याद जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए, पंचवर्षीय योजना से आप लोग का 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। पंचवर्षीय योजना जितने भी है 12 पंचवर्षीय योजना है ना, तो इसको आप लोग जरूर से जरूर याद रख लीजिएगा। उसी में आपका हॉलीडे भी, प्लान हॉलीडे जो था उसको भी इंक्लूड हो जाएंगे। 3 प्लान हॉलीडे था, उसको भी आप लोग याद जरूर रखिएगा। वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, किस प्रकार से बनता है अभी आप लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब तक चला था? तो दूसरी देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना आपका 1951 से लेकर के 56 तक चला था। ठीक है, 1951 से 56 तक। फिर दूसरे पंचवर्षीय योजना चला था 56 से कितना तक? तो 62 तक चला था, या फिर 61 तक चला था। ठीक है, 61 तक चला था। तो इसी प्रकार से आप लोग सारा चीज़ को याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका पंचवर्षीय योजना। एक क्वेश्चन तो जरूर पूछे ही जाएंगे। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण का रणनीति किस योजना का अंग है?
किस योजना का अंग थी? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका कौन सा? तो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह था। ठीक है, तो इसको आप लोग याद जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि भारत की योजना अवकाश की अवधि थी। देखिए, योजना अवकाश कहा गया है, मतलब कि इसी को आप लोग समझना है कि योजना अवकाश वही है आपका प्लान हॉलीडे। ठीक है, ठीक है, तो इसको आप लोग याद जरूर रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो कौन सा है? तो 3 में हुआ था आपका, 3 मतलब कि योजना अवकाश, जिसमें से एक आपका कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1966 से 1969 तक हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहला आपका प्लान हॉलीडे था आपका 1966 से 1969 तक। दूसरा कब से कब तक था? तो दूसरा आपका था कब से, जल्दी से बताइए। तो 1978 से लेकर के 1978 से लेकर के आपका 80 तक था। ठीक है, उसके बाद आपका तीसरा कब से था? तो तीसरा था आपका मतलब कि 90 से 92, 1990 से लेकर के 1992 तक था। तो ये तीनों आप लोग याद जरूर रखिएगा, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका योजना अवकाश पूछी जाती है, आप लोग याद जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 2.4% जो है वह भारत के क्षेत्रफल जो है विश्व की कुल भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत है, यानी कि हिस्सा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि भारत यानी कि मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? क्या कहलाता है दक्षिणी नोक भारत का? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि केप कैमोरिन कहलाता है, केप कैमोरिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान की जनजाति नहीं है? राजस्थान की जनजाति नहीं है, कौन नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि डोगरी। डोगरी जो है वह मतलब कि राजस्थान की जनजाति नहीं है। तो फिर बात आती है कि कहाँ का है डोगरी, तब आपका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर का है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि डोगरी जो है वह आपका जम्मू कश्मीर की जनजाति है। उसके बाद आपका राजस्थान का जनजाति कौन कौन सा हुआ? तो भील हुआ, मीणा हुआ और सहारिया हुआ। सहारिया सबसे ज़्यादा पूछी जाती है एग्जाम में, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि झारखंड में मुंडा निवास करती है, मुंडा जनजाति सबसे ज़्यादा। ठीक है, सबसे ज़्यादा निवास करती है झारखंड में। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि थारू जनजाति पाई जाती है। तो थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, यानी कि तराई प्रदेश में थारू जनजाति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे, यानी कि दयानंद सरस्वती जो है वह आर्य समाज के संस्थापक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर बोल सकते हैं या फिर रविंद्रनाथ ठाकुर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सी भाषा को 8वीं अनुसूची में ऐड नहीं किए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि अंग्रेजी भाषा को आपका मतलब कि 8वीं अनुसूची में नहीं ऐड किए गए हैं। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा को ऐड नहीं किए गए हैं। आप लोग यह कमेंट करके बताइए कि कौन सा राज्य का एकमात्र जो है अंग्रेजी जो है राजकीय भाषा है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि बांग्ला। बांग्ला जो है वह त्रिपुरा की राजभाषा है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा की कितना समय लगा था? संविधान जो आपका बना था वह टाइम कितना लगा था, कितना उसका टाइम पीरियड था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन पूरा मतलब कि आपका भारतीय संविधान निर्माण होने में उसका टाइम लगा था। ठीक है, इसको आप लोग याद जरूर रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि पशु पक्षी चुनाव चिन्ह रखने के कारण निर्वाचन आयोग निर्देशानुसार किस राजनीतिक दल ने सर्वप्रथम नवंबर 1994 ईस्वी में अपना चुनाव मतलब कि क्या यहाँ डबल चुनाव दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे इसको काट दीजिए कि अपना चुनाव चिन्ह बदला था। तो कौन बदले थे? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि फॉरवर्ड ब्लॉक। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फॉरवर्ड ब्लॉक इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया था? किसने प्रतिबंध लगाए थे? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि संविधान का 52वां संविधान कानून में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा संविधान के 52वां संशोधन कानून में। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित का सही
वरीयता क्रम क्या है? तो सही वरीयता क्रम को इसको बताना है तो कौन सा होगा? ग्राम सभा, उसके बाद पंचायत समिति और जिला परिषद। कौन सा सबसे पहले होगा? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। तो सबसे पहला होगा आपका ग्राम सभा, फिर होगा पंचायत समिति, फिर होगा जिला परिषद। इसका जो क्रम है वह सही है, ठीक है। इसी प्रकार से क्रम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, 1 2 3, ठीक है। तो इसी प्रकार से हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि पंचायती राज किसमें सम्मिलित है? तो किसमें सम्मिलित है पंचायती राज? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राज्य सूची में सम्मिलित है आपका पंचायती राज, ठीक है। कौन सा जो आपका हुआ था? तो दल बदल कानून कब हुआ था? तो हुआ था आपका 73वां संविधान संशोधन में पंचायती राज का जिक्र किया गया है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद जरूर रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? तो कौन कहते हैं, कौन सा संविधान संशोधन? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 73वां संविधान संशोधन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत की गरीबी दूर करने हेतु था? तो कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी, IRDP, TRYSEM, NREP और आपका उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि किस समिति ने कृषि जोत पर कर लगाने की संस्तुति की थी? तो कौन किए थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राज्य समिति जो है वह कृषि जोत पर कर लगाने की संस्तुति किए थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि भारत में जोतों का औसत आकार घटने का क्या कारण है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए। इसमें भी आपका ऑप्शन इस प्रकार से दिया हुआ है, लेकिन इसका आंसर होगा क्या? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे और ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि उत्तराधिकारी का नियम होंगे और भूस्वामित्व का ललक हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि आप लोग टॉप 40 क्वेश्चन में सामान्य अध्ययन में कितना सही किया, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं ना और लाइक नहीं करते हैं तो डिमोटिवेट मिलता है। आप लोग कम से कम मोटिवेट कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए रोज़ वीडियो अपलोड कर सकें। एक क्लास नहीं बल्कि 2 क्लास 3 क्लास ले आ सकें, ठीक है। तो आप लोग लाइक कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, तभी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मोटिवेशन मुझे मिलेगा तो आपको भी मतलब कि डेली बेसिस पे वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है। अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेंगे। जहाँ व्यूज़ नहीं आएंगे तो क्या करेंगे? वीडियो बना करके। तो वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे सके, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन लाए जाते हैं तो सभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं और सभी आपका न्यू पैटर्न पर आधारित होते हैं और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है। तो एक भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं लाए जाते हैं और बिना टाइम को गवाए हुए आप लोगों के लिए लाए जाते हैं। दूसरे टीचर ऐसे होते हैं जो इधर उधर का बातें करते रहते हैं, 10-20 क्वेश्चन करवाते हैं, टाइम को खत्म कर देते हैं, ठीक है। उसी में सबसे ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। और मैं एक ऐसा टीचर हूँ जो आपको मतलब कि अधिक से अधिक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करवाते हैं, ठीक है, और बिना टाइम को गवाए हुए इधर उधर का बातें न करते हुए। तो कम से कम इसके लिए आप लोग तो एक लाइक कर ही सकते हैं और कमेंट तो आप लोग करके बता ही सकते हैं, ठीक है, कि आपको मतलब कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो, ठीक है। आप लोग को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, पार्टिकुलर टॉपिक भी बता सकते हैं। उसके बाद आप लोग बोल सकते हैं कि और किस किस में वीडियो चाहिए, तो ये सब कमेंट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब चलिए शुरू करते हैं आप झारखंड जीके के टॉप 50 क्वेश्चन, जिसमें आपका प्रश्न संख्या 41 से लेकर के 90 तक झारखंड जीके ही रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन में कहा गया है कि झारखंड का धोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि धातु से संबंधित है आपका झारखंड का धोकरा, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि झारखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो इसका सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर 3, यानी कि नेतरहाट में होती है सर्वाधिक वर्षा। सबसे कम कहाँ पे होती है? तो सबसे कम होती है पलामू जिले में, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि दामिनी इकोह कब घोषणा हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 1824 ईस्वी में दामिनी इकोह की घोषणा हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि राज्यपाल किसके प्रसाद वैद्य पद धारण करता है? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1, यानी कि राष्ट्रपति इसका सही आंसर हो जाएंगे। राज्यपाल जो होते हैं, आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि अभी मतलब कि वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो संतोष कुमार गंगवार है। और आपका प्रथम जो आपका राज्यपाल है वह कौन थे? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। प्रथम और अंतिम, ये मतलब कि वर्तमान और प्रथम, ये दोनों पूछी जाने की 100% संभावना रहती है। सबसे ज़्यादा बार पूछी जाती है यही सब, तो इसको आप लोग याद जरूर रखिएगा।
ठीक है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि राज्य के अन्य मंत्री किसके सलाह पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, किसके सलाह पर? तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। कौन? तो मंत्रिपरिषद। ठीक है, मंत्रिपरिषद झारखंड में कितने हैं अभी वर्तमान समय में? तो मंत्रिपरिषद की संख्या कितनी है मंत्रियों की? तो मंत्रियों की संख्या है कितना? तो 11 है। ठीक है, 12 था लेकिन 11 है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि रामदास सोरेन जी हो जो शिक्षा मंत्री थे, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री जो थे, वह उसका निधन हो चुका है। तो उसके निधन हो गए तो अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो इसके पद को संभाल रहे हैं। तो 11 अभी मंत्री है मंत्रिपरिषद में, तो इसको भी आप लोग याद जरूर रखिएगा झारखंड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि विधानसभा के सदस्य कौन होते हैं। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि जनता द्वारा चुने जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि भारत का 90% अभ्रक झारखंड में पाया जाता है। इस अभ्रक को क्या कहा जाता है? तो इस अभ्रक को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि रूबी कहा जाता है, जो कि भारत का 90% अभ्रक झारखंड में पाया जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद जरूर रखिएगा। बोल सकते हैं कि झारखंड एकमात्र ऐसा मतलब कि राज्य है जो 90% अभ्रक को उत्पादन करता है। ठीक है, 10% और है जो अन्य राज्य उत्पादन करती है। तो इसको आप लोग याद जरूर रखिएगा। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे, झारखंड के कौन से जिले पे सबसे ज़्यादा अभ्रक उत्पादन होती है? तो आप लोग याद रखिएगा कोडरमा जिले में, इसलिए कोडरमा जिले को अभ्रक की राजधानी भी कहा जाता है। ठीक है, तो इतना आप लोग याद जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि झारखंड उच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित कितने हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? अब यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश के बाद कहा गया है उच्च न्यायालय के, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है कि कुल न्यायाधीशों की संख्या आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 21 है। ठीक है, कुल न्यायाधीशों की संख्या 21 है, लेकिन मंत्रिमंडल में आपका मंत्रियों की संख्या कितनी है? तो मंत्रिमंडल में आपका बोल सकते हैं कि 12 सीटें हैं, लेकिन अभी वर्तमान में 11 मंत्री ही हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करता है। तो कौन नियुक्त करता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी कि राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा राज्यपाल के परामर्श से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, यानी कि अपॉइंटमेंट होती है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि पूर्वी सिंहभूम जिला स्थित दलमा अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो कौन से वर्ष की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 1976 ईस्वी में की गई थी। आप लोग को ये भी प्रश्न इस प्रकार से भी पूछी जा सकते हैं कि दलमा अभ्यारण्य झारखंड के कौन से जिले पे स्थित है, या फिर पूछी जा सकती है कि पूर्वी सिंहभूम जिले में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है। उसके बाद पूछी जा सकती है कि 1976 ईस्वी में किस अभ्यारण्य की स्थापना हुई है। इस प्रकार से क्वेश्चन को घुमा करके पूछी जा सकती है। तो आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, इसीलिए आप लोग को बताया जाता है कि जाकर के मतलब कि जरूर से जरूर एक बार टेस्ट जरूर लगाइएगा, ताकि आपको अपना लेवल पता चलेगा कि कितना आपके दिमाग में घुसा है और कितना आपके दिमाग में नहीं घुस रहा है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपको पता चल जाएंगे, इसीलिए आप लोग जाकर के जरूर से एक बार टेस्ट लगाइएगा। ठीक है, आप लोग वीडियो को तो दोहरा करके देखने वाले हैं नहीं। ठीक है, एक बार देख लेते हैं वही बहुत। तो एक बार देखने के बाद आपको तो जांचना पड़ेगा ना कि आप कितना सीखे हैं। ठीक है, तो इसको सीखने के लिए आपको जांच करने के लिए फिर आपको PDF को ओपन कीजिएगा और सारा चीज़ वीडियो करके मतलब कि इसके PDF को आंसर आप लोग देखिएगा। ठीक है, आंसर के लिए फिर आपको क्या करने होंगे, तो यहाँ पे आपको यूट्यूब से ही आंसर मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि झारखंड की राजधानी रांची की ऊंचाई समुद्र तल से कितना मीटर है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 661 मीटर है। 661 मीटर है, इसको आप लोग याद जरूर रखिएगा, रांची की समुद्र तल से ऊंचाई। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि झारखंड में एल्यूमिनियम उद्योग कहाँ स्थापित है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि मूरी जिले में, मूरी में स्थित है। ठीक है, मूरी कहाँ पे है? तो यह आपका रांची जिले में स्थित है। ठीक है, मूरी एक जगह है, वहाँ पे आपका एल्यूमिनियम का उद्योग है। इसकी स्थापना हुई थी 1938 ईस्वी में। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन जब लागू हुआ उस समय राज्यपाल कौन थे। कल आप लोगों को बताए थे कल वाले क्लास में कि मुख्यमंत्री उस समय कौन कौन थे। ठीक है, जिसके कारण से लगा हुआ था राष्ट्रपति शासन। अब आपको यहाँ पे बताना है कौन सा, कि राष्ट्रपति शासन कितने बार लगे थे। तो 3 बार लगे थे। कब कब लगा था? तो आपका 2009 में, 2010 में और 2013 में। ठीक है, तो ये 3 बार लगा था। अब यहाँ पे पूछा गया है कि जो आपका दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय राज्यपाल कौन थे, लेकिन हम लोग तीनों को जानेंगे। लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि MOH फारूक जो है वह आपके दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था, उस समय राज्यपाल थे। पहले बार लगा था तब कौन थे? तो सैयद तिब्बते रजी थे। ठीक है, पहले बार कौन थे? तो सैयद तिब्बते रजी थे। और तीसरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय कौन थे? तो सैयद अहमद थे। ठीक है,
तो इसको आप लोग जरूर से जरूर याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछी जाती है, कभी कभी डेट भी पूछी जाती है, तो आप लोग सिर्फ डेट को याद रखिएगा, आपको तो खुद पता चल ही जाएंगे। ठीक है, तो एक पहला जो आपका राष्ट्रपति शासन लगा था वह लगा था 18 जनवरी को। दूसरे बार कब लगा था? तो लगा था 1 जून को। ठीक है, और तीसरे बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो 19 जनवरी को। ठीक है, तो ये डेट आप लोग याद रखिएगा। ईयर तो आप लोग को याद ही है कि 2009, 2010 और 2013 में, तो आप लोग इसको याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि झारखंड के अधिकांश खनिज पदार्थ किस प्रकार के सेल में मिलते हैं? तो किस प्रकार के सेल में मिलते हैं? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका खनिज पदार्थ कहा गया है तो आर्कियन सेल में मिलता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन जब लागू हुआ था उस समय कौन थे? चलिए ये क्वेश्चन हो चुका है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि झारखंड के अधिकांश खनिज पदार्थ किस प्रकार के सेल में मिलते हैं? तो इसका भी सही आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर जो आपका है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि आर्कियन सेल में मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि आर्कियन सेल में। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो इसका सही आंसर क्या है कि पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि प्रखंड प्रमुख जो होते हैं वह पंचायत समिति के प्रधान होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि झारखंड में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन जब लागू हुआ कब लागू किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? देखिए अभी आपको बताया था कि पूछी जाती है कि डेट भी, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, तभी तो आप लोग बता पाइएगा। तीसरी बार राष्ट्रपति शासन कहा गया है तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 18 जनवरी 2013 को हुआ था। उसके बाद प्रथम जब लगा था तब कब था? तो प्रथम था आपका 19 जनवरी 2009 को प्रथम। दूसरा बार कब लगा था? तो 1 जून 2010 को। ठीक है, तो इस सब तो आप लोग तीनों याद रखिएगा। मतलब कि कौन कौन थे उस समय थे तो वो तो देख ही लिए अभी, मतलब कि राज्यपाल कौन कौन से थे। ठीक है, तो अब चलिए अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि राज्यपाल को पद की गोपनीयता के शपथ कौन ग्रहण करवाता है? तो कौन ग्रहण करवाते हैं? राज्यपाल की बात कहा गया है तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति के मतलब कि प्रसाद प्रज्ञ मतलब कि पद धारण करते हैं, लेकिन उसको नियुक्ति को मतलब कि जो आप शपथ ग्रहण कौन करवाते हैं? तो उस राज्य के, जिस राज्य में वह नियुक्त होते हैं, तो उस राज्य के मतलब कि उच्च राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो इसको आप लोग याद जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि झारखंड में मैग्नीज किस किस्म के चट्टानों से प्राप्त होती है? तो मैग्नीज किससे प्राप्त होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि धारवाड़ से मतलब कि धातु वाले होते हैं। ठीक है, तो आपका मैग्नीज क्या है? तो धातु है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श के पश्चात करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि उपरोक्त सभी के, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के, उसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश के, उसके बाद राज्य के राज्यपाल के। ठीक है, तो इसको आप लोग याद जरूर रखिएगा। ठीक है, अब किसकी नियुक्ति हो जा रही है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना है। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए किससे किससे परामर्श लेंगे? मुख्य न्यायाधीश से, भारत के मुख्य न्यायाधीश भी, उसके बाद आपका राज्यपाल से भी। अब अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि सदान किसे कहते हैं? सदान किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर रह जाएंगे, यानी कि गैर आदिवासी व मूलवासी को कहा जाता है सदान। अगले जो आपका सेट लाए गए थे उसमें पूछा गया था कि सदान मतलब कि उसमें क्या कहा गया था? सदान का क्या कार्य है, यानी कि काम क्या करते हैं? तो सदान का कार्य होता है खेती करना। इसको भी आप लोग मतलब कि ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक है, इसका मतलब सदान किसे कहते हैं? तो गैर आदिवासी व मूलवासी को, मतलब कि जो आदिवासी नहीं है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि झारखंड के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है? तो सही आंसर इसका कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि पश्चिमी सिंहभूम में आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है। आदिवासी जनसंख्या सबसे कम कहाँ पे है? तो कोडरमा जिले में। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि किस नेता को ब्रिटिश बलों द्वारा बंदी बनाया गया था और ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के अभिलेखों के अनुसार रांची जेल में हैजे के कारण 9 जून 1900 ईस्वी को मृत्यु होना घोषित कर दिया गया था? तो कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो 15 नवंबर कब हुआ था? जल्दी से बताइए कि 15 नवंबर 1875 ईस्वी को। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। कहाँ हुआ था? तो खुट्टी में हुआ था, उलिहातू गांव में। तो इस प्रकार से आप लोग याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि किसके नेतृत्व में 1780-85 के दौरान संचालित जनजातीय विद्रोह ने भागलपुर में ब्रिटिश सेना
प्रमुख के चोटिल करने और उसे फांसी देने में सफलता प्राप्त कर लिए थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि तिलका मांझी को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि झारखंड में कितने टाइगर रिजर्व है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि एक है। कौन सा है? तो पलामू टाइगर रिजर्व। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि सोहराय सोहराय त्योहार दीपावली के दूसरे दिन झारखंड में किसके महिमा में मनाई जाती है? सोहराय त्योहार का बात कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि जानवरों की पूजा की जाती है, इसमें नहलाए धुलाए जाते हैं, पूजा की जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से होती है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि बाबूलाल मरांडी झारखंड के मुख्यमंत्री पद संभालते थे, वह कौन से जिले को उपराजधानी के रूप में विकसित करने का ऐलान किया था? तो कौन किए थे? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी कि दुमका को। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि क्लीवलैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, और यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि संथालों में विवाह के समय विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है संथालों में? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी कि बापला जो है वह संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप होता है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि संथाली का प्रथम छोटी कहानी का संग्रह था, तो कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि कुकमू जो है वह संथाली की प्रथम छोटी कहानी का संग्रह है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि लांगड़े क्या है? तो लांगड़े क्या है? तो एक प्रकार का नृत्य है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि कजली कब गाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि वर्षा ऋतु में कजली गाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि टांगीनाथ केंद्र था, तो टांगीनाथ केंद्र क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि पशुपत संप्रदाय था टांगीनाथ केंद्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा कितने मिलीमीटर में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 1200 मिलीमीटर में झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि झारखंड क्षेत्र में लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 14 है। ठीक है, लेकिन विधानसभा में कितने हैं? तो विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 81 है। तो इस प्रकार से आप लोग याद जरूर रखिएगा। कभी कभी पूछी जाती है कि मतलब कि कितने कितने आरक्षित है। ठीक है, तो जैसे कि एसटी के लिए विधानसभा में कितने हैं? तो एसटी के लिए मतलब कि 28 सीटें आरक्षित है। ठीक है, 28 सीटें आरक्षित है। एससी के लिए कितने सीटें आरक्षित है? तो 9 सीटें आरक्षित है। जनरल के लिए कितने सीटें हैं? तो जनरल के लिए 44 सीटें हैं। इसी प्रकार से आपका लोकसभा में पूछी जाएगी, तो लोकसभा में एसटी के लिए कितने सीटें हैं? तो 5 सीटें हैं। एससी के लिए कितने सीटें हैं? तो 1 सीटें हैं। और अनरिजर्व कितने हैं? तो अनरिजर्व है आपका 8। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इसको भी याद जरूर रखिएगा। यहाँ से भी आपका एग्जाम प्रत्येक बार एग्जाम में पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि पाइका क्या है? तो पाइका क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो पाइका एक मतलब कि नृत्य होता है। पाइका नृत्य है। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि खेरवार आंदोलन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या है? खेरवार आंदोलन कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 1874 ईस्वी में खेरवार आंदोलन हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि धुमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो धुमकुरिया किस आदिवासी मतलब कि किस जनजाति का सामाजिक संस्था है? तो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि उरांव जनजाति का युवा गृह को कहा जाता है धुमकुरिया। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि रणेंद्र जो है वह गायब होता हुआ देश का उपन्यास का लेखक है रणेंद्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि कोचे कड़बा नाटक के रचनाकार कौन है? तो कोचे कड़बा नाटक का रचनाकार कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सुलेमान मुर्मू जो थे वह कोचे कड़बा नाटक के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि खेरवाल बांसो धोरम पुथी के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मांझी रामदास टुडू जो है वह खेरवाल बांसो धोरम पुथी के रचयिता है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर क्या है? आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि रामदयाल मुंडा है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है? तो इसका सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि मयूराक्षी नदी के किनारे लगता है हिजला मेला। ठीक है, हिजला मेला कहाँ लगता है? तो मयूराक्षी नदी के किनारे लगता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि इंडियन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, जिसको IIT कहा जाता है, ठीक है, जिसको पहला नाम क्या था? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस, ठीक है, यानी कि ISM
आईएसएम को आईआईटी का दर्जा कब प्राप्त हुआ, ये भी क्वेश्चन पूछी गई है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, 2016 ईस्वी में आईआईटी का दर्जा मिला था। किसको? तो आईएसएम धनबाद को आईआईटी का दर्जा 2016 ईस्वी में मिले थे। अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि इसका स्थापना कब हुआ था, आईएसएम यानी कि आईआईटी धनबाद का स्थापना कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 1926 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि सन 2011 ईस्वी में संपन्न 34वें राष्ट्रीय खेलों के शुभांकर छवा था। तो क्या था? तो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि शिशु हिरन था। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि झारखंड की सबसे पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त किए थे तो कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 यानी कि प्रेमलता अग्रवाल। कितने वर्ष की उम्र में चढ़ी थी? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम अवस्थित है। तो कहाँ अवस्थित है मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम? तो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि बोकारो में अवस्थित है मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम। ठीक है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि धारा 46 के तहत बेदखली का समय कितने समय है जिसके तहत इस अवधि के समाप्ति के बाद प्रतिकूल कब्जे में रही भूमि का स्थानांतरण परिपूर्ण होगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 12 वर्ष। इसको आप लोग याद रखिएगा, धारा 46 के तहत जो है बेदखली के समय कितना है? तो 12 वर्ष है। 12 वर्ष तक यदि आप किसी के जमीन को यदि आप हत्या करके रखे हैं, ठीक है, मतलब कि आप उसमें खेती करते हैं, तो आपका वह 12 साल के बाद क्या हो जाएगा? तो वह जो आप जिस जमीन में करते थे वह जमीन आपका हो जाएगा, यही कहा गया है। तो धारा 46 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया कि JSMDC द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग कहाँ अवस्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी कि तुपुदाना रांची में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड का इंजन संयंत्र ठीक है कहाँ पे अवस्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? गार्ड रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि रांची में, यह भी आपका रांची में है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है और आपका झारखंड जीके का टॉप 50 में आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है। तो जिसमें कहा गया है कि भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर की स्वीकृति कहाँ किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि आदित्यपुर में। आदित्यपुर कहाँ है? आप लोग कमेंट करके इसको जरूर बताइएगा। ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से आपका शुरू होता है। अब आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि आपको टॉप 50 में आप लोग कितना सही कर पाए झारखंड जीके में। ठीक है। तो आप लोग जरूर बताइएगा। और आप लोग यदि अभी तक हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस का टॉप 20 क्वेश्चन को। तो आप लोग 20 में कितना सही कीजिएगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन में कहा गया है कि क्षय रोग किसको कहते हैं? तो टीबी को कहते हैं। ठीक है। क्षय रोग यानी कि टीबी को। ठीक है। तो क्षय रोग के उपचार के लिए प्रयुक्त जैव प्रतिरोधी कौन से हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी कि स्ट्रेप्टोमाइसिन। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि एक परितंत्र यानी कि इकोसिस्टम में 2 घटक होते हैं, वह कौन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि जैव तथा अजैव, ये 2 होते हैं इकोसिस्टम में 2 घटक। ठीक है। यानी कि परितंत्र होता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि सल्फर युक्त सब्जी कौन सी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी कि पत्ता गोभी जो होते हैं वह सल्फर युक्त सब्जी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो इसका सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि विद्युत मोटर। लेकिन यहीं पे यदि उल्टा करके पूछी जाती कि यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा होता है, यहाँ पे यदि आपका विद्युत ऊर्जा होता तब आपका आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर 1 यानी कि डायनेमो। ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन यहाँ पे लाई गई है उसी को सिर्फ पढ़ना है, जितना भी बाहर से जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन को घुमा करके पूछी जा सकती है, तो इस प्रकार से आपको आंसर भी याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया कि परम अल्कोहल होता है। तो परम अल्कोहल क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 100% प्रूफ होता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि वायु है एक, वायु क्या है? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि एक मिश्रण है। ठीक है। वायु क्या है? यानी कि हवा क्या है? एक प्रकार का मिश्रण है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि अल्कोहल में क्या होता है? तो अल्कोहल मतलब कि दारू। ठीक है। यानी कि शराब। तो शराब में क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं अल्कोहल में। ठीक है।
अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि चमगादड़ अंधेरा में भी, ठीक है, अंधेरा में भी उड़ सकते हैं, क्यों उड़ सकते हैं आप लोग बताइए। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी कि वे अपने द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगों की सहायता से अपना मार्गदर्शन कर पाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि लाइट ईयर किसकी मापक है। तो इसकी किसकी मापक होता है लाइट ईयर, जल्दी से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि दूरी की मात्रक है आपका लाइट ईयर, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि एंगस्ट्रम डैश को अभिव्यक्त करने की इकाई है। किसको इकाई मतलब कि किसको अभिव्यक्त करने की इकाई है, तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि लंबाई को अभिव्यक्त करने की इकाई होता है एंगस्ट्रम। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया है। तो इसका सही आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि न्यूटन। न्यूटन जो है वह गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि रासायनिक प्रतिक्रिया है दही का जमना। अब रासायनिक प्रतिक्रिया क्या होता है और भौतिक प्रतिक्रिया क्या होता है, इसको भी आप लोग जान लीजिए कि रासायनिक प्रतिक्रिया वैसे क्रिया होते हैं जिसके बाद मतलब कि उसको उसी रूप में पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे दूध का दही बनना, उसकी ठीक है, तो दूध का दही बन जाएगा तो फिर से आप दूध उसको प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपका भौतिक जो प्रतिक्रिया होते हैं वह क्या कहलाते हैं, तो इसको मतलब कि एक बार दूसरे रूप में ढालने के बाद दूसरे रूप में फिर से उसी रूप में ढाला जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल क्या हुआ, तो बर्फ का पिघलना, बर्फ कब पिघल रहा है उसके बाद फिर से आप उसको बर्फ बना सकते हैं। उसके बाद कहा जाएगा कि गीले कपड़े का मतलब कि सुखाना, ठीक है, गीले कपड़े का सुखाना, तो इसको गीला फिर से कर सकते हैं, गीले कपड़े को सुखा सकते हैं, फिर से गीला भी कर सकते हैं, तो इस प्रकार से होगा। तो इसको भी आप लोग आई होप कि अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि ऑप्टिकल फाइबर होता है, तो ऑप्टिकल फाइबर कैसा होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि कांच का बना हुआ होता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन में कहा गया कि पृथ्वी के क्रस्ट में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है, सबसे अधिक कौन से तत्व पाए जाते हैं पृथ्वी में। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग बताइए, तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ऑक्सीजन जो है वह सबसे अधिक पाए जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन कितने पाए जाते हैं, तो 21% पाई जाती है। यदि यहीं पर आपका ऑप्शन में यदि नाइट्रोजन रहते तब आपका आंसर नाइट्रोजन हो जाता, ठीक है। तो इसको अब आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा, इस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन में कहा गया कि यदि अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े से कराई जाए तो कौन सी गैस निकलती है, तो कौन सी गैस निकलती है, तो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि शुष्क सेल में कैथोड का कार्य करता है, तो कैथोड का कार्य कौन करता है शुष्क सेल में, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ग्रेफाइट का क्षण करता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि मीथेन गैस कैसे बनती है, तो मीथेन गैस कैसी बनती है, तो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सोडा मतलब कि सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर आपका मीथेन गैस का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर क्या है, मुख्य अंतर क्या होता है हीरा और ग्रेफाइट में, तो यह चतुष्फलक के होता है हीरा, और ठीक है, और आपका षटकोणीय होता है ग्रेफाइट। तो इस प्रकार से आप लोग याद जरूर रखिएगा, यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि शुष्क सेल में जिंक की सतह होती है, तो शुष्क सेल में जिंक की सतह क्या होती है, तो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 110, ठीक है, तो जिसमें कहा गया कि ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी से बताइए, तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि एस चंद्रशेखर ने किए थे ब्लैक होल का सिद्धांत का प्रतिपादन, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। आप लोग ज़्यादा मतलब कि कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, तो इसको एक बार भूलने की मतलब की संख्या ज़्यादा होते हैं। यदि आप पढ़ाई नहीं किए हैं तो जा करके जरूर से जरूर मतलब कि वीडियो को और एक बार देख सकते हैं, या फिर आप नोट्स को जा करके परचेज कर सकते हैं। परचेज कीजिएगा तो आपको आंसर के साथ मिलेंगे, ठीक है। और यदि विदाउट परचेज को आपको सिर्फ फ्री में चाहते हैं तो आप लोग को फ्री में भी मिलेंगे, लेकिन पढ़ने के लिए ही है, ठीक है। आप लोग जाकर के आसानी से पढ़ सकते हैं, और जहाँ पे आपको दिक्कत होंगे वहाँ पे फिर आकर आपको वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।